हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत आज हमारा ये द्वितीय खंड का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने दोस्तों इन सभी टॉपिक को कवर किया था जो सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और हमारे इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम दोस्तों बात करेंगे जो द्वितीय खंड में दूसरा है नियम, अधिनियम एवं अधिकार के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हमने कंप्लीट एमसीक्यू बनाया है, प्रत्येक टॉपिक को कवर किया है और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, और एकदम से डीप लेवल से हमने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसकी वीडियो अभी आपको मिलने वाली है, और जो पिछली वीडियो है उनको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा अपने चैनल में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट ये जानकारी मिल जाएगी महिला पर्यवेक्षक से। प्रथम खंड के भी पूरे वीडियो मिल जाएंगे, और द्वितीय खंड का ये एक वीडियो मैंने डाल दिया है और दूसरा वीडियो मैं अभी इसको डालने वाला हूँ। ठीक है, तो और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है कॉम्पिटिटिव ज्ञान एमसीक्यू हब नाम से। यहाँ पे आपको कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि और सब्जेक्ट का भी कवर करने के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे मैं सभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। बस ये है, थोड़ी सी देर ज़रूर हो रही है क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं, तो इन सभी टॉपिक पर क्वेश्चन तैयार करना थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है। लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और आपको वो वीडियो देंगे। ठीक है, और कुछ लोग इस एमसीक्यू का पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो का एमसीक्यू चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मेंबरशिप में जाएंगे तो अभी हमने यहाँ पे तो सिर्फ एक ही अभी पीडीएफ डाला है प्रथम खंड का। अगर आप कहेंगे तो हम जितने भी टॉपिक पर करवा रहे हैं सभी का पीडीएफ नोट्स हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल में मेंबरशिप बनना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी नॉमिनल चार्ज है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, 89 रुपीज़ की हमने रखी हुई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब इसको हम इधर क्लोज करते हैं और शुरू करते हैं कि आज का हमारा जो एमसीक्यू है वो। तो दोस्तों ये है हमारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 का पाठ्यक्रम का ये द्वितीय खंड है। द्वितीय खंड पाठ्यक्रम में हम आज जानेंगे सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, और ये द्वितीय खंड का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, और इस पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक है, जिसका मेन टॉपिक का नाम है नियम, अधिनियम एवं अधिकार। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ पे आप टॉपिक देख ही रहे हैं कि जो नियम, अधिनियम एवं अधिकार है, तो इसको सब टॉपिक में कैटेगराइज किया है। देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं, अब इनमें से आपसे जो बोर्ड है तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन तैयार किया है, और डीप लेवल के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगर आप वीडियो देखेंगे, और हाँ वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरा ये टॉपिक आप कवर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इस नियम, अधिनियम एवं अधिकार से दोस्तों टोटल 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये द्वितीय खंड का पार्ट 2 वीडियो अपना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार भारत में बच्चों को कितने वर्ष की आयु से कम होने पर खतरनाक कार्यों में नियोजित करना अवैध है। ठीक है, यहाँ एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए कि बाल श्रम अधिनियम 1986, आपको ये भी याद रखना है कि बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था, कब हुआ था, 1986 में हुआ था।
ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार भारत में बच्चों को कितने वर्ष की आयु से कम होने पर खतरनाक कार्यों में नियोजित करना अवैध माना जाता है। ऑप्शन दिया है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। ठीक है, अगर 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य में लगाते हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, और वो बाल श्रम एक अपराध है जो कि अगर आप 14 वर्ष से कम बच्चों को लगाते हैं काम में तो। ठीक है, अगला है कौन सा अधिनियम भारत में बाल शोषण से जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन है जे अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, क्योंकि बात क्या हो रही है, बाल शोषण से जुड़े साइबर अपराधों को। ठीक है, तो जो साइबर अपराध है मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ना तो जे अधिनियम होगा ना तो पॉक्सो अधिनियम होगा। डायरेक्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ साथ खुद भी अपना इवैल्यूएशन करते चलिए, और लास्ट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इस द्वितीय खंड के पार्ट 2 वीडियो में ये जो नियम, अधिनियम और अधिकार से रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं। जितने नंबर सही होंगे वो नंबर आपको हमको कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है अभी किस लेवल पर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है और इसमें आपको अपने आप को हर लेवल से तैयार करना है, तभी आप इसको क्वालिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पॉक्सो अधिनियम 2012। अब ये भी देखिए क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पॉक्सो अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पॉक्सो अधिनियम 2012 में पारित हुआ था। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत किसी बालक को परिभाषित किया गया है। तो पॉक्सो नियम अधिनियम 2012 के अनुसार जो है तो किसी बालक की परिभाषा क्या दी गई है कि ऑप्शन है 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है वो पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता को भारत ने कब स्वीकृत किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता को भारत ने कब स्वीकृत किया, 1989 में, 1992 में, 1995 या 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ना तो नियम, अधिनियम और अधिकार से रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो 178 क्वेश्चन बनाया है, और पूरे क्वेश्चन में हमने आपको एकदम निचोड़ के एक तरह से एक डीप लेवल में जा कर के और क्वेश्चन हमने तैयार किया है। इसलिए वीडियो आप कंटिन्यू देखिए और बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं और उन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 39। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको एक ही चीज़ पता होगा कि सिर्फ अनुच्छेद 21 है, लेकिन नहीं, अनुच्छेद 21 की भी एक धारा है ए, उसके अंतर्गत यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जे अधिनियम 2015। अब यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है, हमने आपको बताया ना। आपको ये भी याद रखना है, जैसे जे अधिनियम ये भी पूछ सकता है कि जे अधिनियम कब पारित हुआ, तो जे अधिनियम 2015 में पारित हुआ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है कि जे अधिनियम 2015 के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में किस आयु वर्ग के किशोर को वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन है 12 से 16 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 16 से 18 वर्ष या 18 से 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2001, 2005, 2007 या 2010। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी 2005। 2005 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम वैध आयु क्रमशः क्या है? अब यहाँ पे देखिए, लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 18 और 21 वर्ष। देखिए, आपको ऑप्शन में घुमा कर भी दे सकता है, ये 18 और 21 की जगह 21 और 18 भी कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले लड़की की आयु पूछा है, इसके बाद लड़का की आयु पूछा है। तो अगर इसी क्रम में आंसर देना है तो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता है कि पहले लड़का की उम्र पूछता है फिर लड़की की, तो यहीं पे ऑप्शन बदल जाएगा, 21 और 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के क्वेश्चन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 18 और 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है बाल श्रम को समाप्त करना और पुनर्वास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बच्चों के साथ यौन अपराधों से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है धारा 376, धारा 376C, धारा 376AB और धारा 498A। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी धारा बच्चों के साथ यौन अपराधों से संबंधित है? बच्चों के साथ, है ना। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 376AB। ठीक है, धारा 376AB। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में इस तरह AB नहीं रहता है, का खा रहता है, तो फिर आपको का खा लगाना है या कि आ बा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे AB लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में बाल अधिकारों की निगरानी के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है? ठीक है, कौन सा संगठन भारत में बाल अधिकारों की निगरानी के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है? क्राई, यूनिसेफ इंडिया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए? अब राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम अनाथ, परित्यक्त और संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अब चूँकि टॉपिक ही नियम, अधिनियम और अधिकार का है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं वो इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड करके बनाए हैं। ठीक है, नियम, अधिनियम और अधिकार पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम अनाथ, परित्यक्त और संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, किशोर न्याय अधिनियम 2015। अब क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी तो पूछ सकता है कि किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 2015 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि कौन सा संगठन भारत में बच्चों से जुड़े मानवाधिकारों की रक्षा करने में सहायता करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है NHRC, NCPCR, CWC या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी। ये सभी जो संगठन है तो बच्चों से जुड़े मानवाधिकारों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस अनुच्छेद में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऑप्शन नंबर सी 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम बच्चों को गोद लेने से संबंधित है। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, किशोर न्याय अधिनियम 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम 1980 या पॉक्सो अधिनियम 2012। दोस्तों क्या इसका आपको आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा वीडियो पॉज करके, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो बच्चों को गोद लेने से संबंधित अधिनियम है वो अधिनियम है ऑप्शन नंबर बी, किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, यहाँ पे आप ये ऑप्शन नंबर सी देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हुए रहे होंगे, दत्तक ग्रहण अधिनियम, लेकिन ये अधिनियम नहीं है। जो गोद लेने से संबंधित अधिनियम है वो है किशोर न्याय अधिनियम 2015। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम बाल भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है। बच्चों से भिक्षा मंगाने वाली जो प्रतिबंध है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, अनाथालय अधिनियम 1960 या संविधान का अनुच्छेद 39। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में किसके द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। मान लीजिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जो है तो इसमें जो शिकायत करता है तो कौन शिकायत कर सकता है, किसके द्वारा शिकायत किया जा सकता है। पीड़ित स्वयं करे, माता पिता या अभिभावक, कोई भी व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। कोई भी इसके खिलाफ जो है तो शिकायत दर्ज करा सकता है बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल अधिकारों की रक्षा करने वाले किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन है यूनिसेफ, NHRC, CWC या NCPCR। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है, 2009 में पारित हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, अब आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि पहला तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, 2009 में, और जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। देखिए हालांकि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो तो हाँ ठीक है, यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य है, और ये किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार RTE मतलब राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 को किस वर्ष प्रभावी किया गया था। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है तो 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष प्रभावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 2010 में। प्रभावी किया गया का मतलब है दोस्तों लागू किया गया। देखिए एक होता है पारित होना और दूसरा होता है लागू होना। ठीक है, तो जो जब पारित होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब पारित हुआ था, जब पारित होगा उसके बाद ही तो लागू होगा। ठीक है, तो जो पारित हुआ था शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन का अधिकार अधिनियम तो ये 2009 में पारित हुआ,
और पारित होने के बाद ही ये लागू हुआ, मतलब प्रभावी हुआ। तो ये कब हुआ? 2010 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है? जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं तो कितने प्रतिशत सीट वो रिजर्व करके रखती हैं कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए? तो ऑप्शन है 15%, 20%, 25% या 30%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25%, 25%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो है तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 45 में संविधान के द्वारा यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब देखिए, आप लोग एनईपी जानते होंगे ना, एनईपी कुछ लोग कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा नहीं है। एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जो कब लागू यहाँ पे पारित हुई है? 2020 में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 5 + 3 + 3 + 4, 10 + 2, 6 + 4 + 4 या 8 + 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार किसे दिया गया है? जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम है तो इसके तहत जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी कम से कम योग्यता तय करने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई को, या सीबीएसई को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष के भीतर आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती है? अब देखिए, राइट टू एजुकेशन का जो रूल है, अधिनियम है, तो इसके तहत जो स्कूल होते हैं उनको अगर मान्यता प्राप्त कर, जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल कितने वर्ष के भीतर जो कंडीशन है उनको पूरी करनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। 2 वर्ष के भीतर उनको आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल छोड़ने की दर को किस वर्ष तक शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है? अब एनईपी 2020 के तहत जो स्कूल छोड़ने की दर है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते और फिर फेल हो जाते हैं या किसी और कारणवश ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ये स्कूल छोड़ने की जो दर है इसको शून्य करने का एक लक्ष्य रखा गया है। जो वो लक्ष्य कौन सा है? वो है लक्ष्य है ऑप्शन नंबर बी, 2030। सन 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि स्कूल छोड़ने का जो दर है उसको शून्य करना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अनुसार सरकार को स्कूल से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम कितने दिन में कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। ठीक है, 90 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के स्कूलों पर लागू नहीं होता? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अगर आपने एक बार देख लिया, हम तो कहते एक बार नहीं, आपको जितनी बार में समझ में आए उतनी बार आप देखिए वीडियो। ठीक है, और अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो बन जाएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आप उस समय कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप
वीडियो भी देखिए और साथ में अगर नोट्स बनाना संभव हो आपके लिए तो नोट्स भी बनाते चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के स्कूलों पर लागू नहीं होता, तो ऑप्शन है सरकारी स्कूल, निजी अनुदानित स्कूल, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान या सभी स्कूलों पर लागू होता है। तो देखिए जो राइट टू एजुकेशन का नियम है ये सभी स्कूलों पर तो लागू नहीं होता, कुछ स्कूलें होती हैं जिन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पर शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार की प्रताड़ना पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, एक्ट है, तो इसके तहत जो प्रताड़ित करते हैं, जैसे बच्चों को मारते हैं, उनको धमकी देते हैं, डराते हैं जो टीचर लोग, तो इस पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार की प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया है, केवल शारीरिक दंड जैसे मारते हैं वो दंड पर प्रतिबंध लगाया गया है, या केवल मानसिक प्रताड़ना, या दोनों, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि ऐसा कौन सा संगठन है जो शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन नहीं करता है मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है NAAC, NCERT, NCTE या SCERT। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो, मान लीजिए आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप किस में टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सभी ऑप्शन तो सही ही हैं। ठीक है, या सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, NCERT। NCERT जो है, अब देखिए यहाँ एक चीज़ हम आपको बता दें कि NCERT आप लोग जो कहते हैं ना, वो वास्तव में NCERT नहीं होता, NCERT होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमने NCERT लिखा है और आपके ज़ुबान में भी NCERT रहता है, तो हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रखा है कि NCERT जो है नहीं है। अगर यहीं पे NCERT होता तो फिर वो निगरानी करता है, वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, पर ऑप्शन यहाँ पे है कि कौन सा नहीं करता। बाकी जो तीनों संस्थाएं हैं ये भी करती हैं, NAC और NCTE और SCERT, इनके बारे में डिटेल जानना है तो आप फिर हमको कमेंट करिएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार हेतु किस प्रणाली को लागू करने की योजना है। ठीक है, तो जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुसार जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार के लिए कौन से सिस्टम का यूज किया जाना है, इसकी योजना बन रही है। तो ऑप्शन है ओपन बुक एग्ज़ाम, सेमेस्टर सिस्टम, मॉड्यूलर परीक्षाएं या प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलर परीक्षाएं। ठीक है, और मॉड्यूलर परीक्षाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों पर कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों पर कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित है। निजी ट्यूशन देना, चुनाव ड्यूटी करना, छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं देना, स्कूल की देखरेख करना। इसका ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, निजी ट्यूशन देना, ये प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य करता है। शिक्षा का अधिकार जो है तो ये अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य करता है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या व्यावसायिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करता है,
कि कम से कम 5वीं तक तो पढ़े हो, अपना नाम वाम तो लिख लें, कुछ पढ़ भी लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के तहत कितने कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। अब देखिए, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, तो इसके अंतर्गत कितने कक्षा तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक। तो आपको भी पता होगा इसका जो राइट आंसर है कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक बच्चों को फेल करने का अधिकार ही नहीं है आरटीई अधिनियम के तहत। अब क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरह भी पूछ सकता है कि कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं करने का जो अधिकार है वो किस अधिनियम के तहत है, तो है आरटीई अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकारों को स्कूल खोलने की न्यूनतम दूरी सीमा कितनी निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य सरकार को स्कूल खोलने की जो न्यूनतम दूरी सीमा है वो कितनी निर्धारित करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरटीई अधिनियम के तहत किस वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आरटीई अधिनियम के तहत किस वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, तो दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको EWS कहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग बच्चे या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार ऐसा है कि सभी बच्चों के लिए है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नीति और अनुसंधान का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को करता है अंतर्राष्ट्रीय नीति और अनुसंधान का कार्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क प्रदान करता है। तो शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम, तो केवल कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो लागू किया गया था सन 1961 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15(3). ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भपात मिसकैरेज जिसको कहते हैं, गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान भारत में किस अधिनियम के तहत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, भ्रूण हत्या अधिनियम 1996, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971, मातृत्व सुरक्षा अधिनियम 2017, नवजात संग्रहण अधिनियम 2001। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं जिनमें से ऐसा लगता है कि सभी ऑप्शन तो सही हैं, अब हम टिक किसको करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान भारत में किस अधिनियम के तहत आता है। तो वो आता है ऑप्शन नंबर बी, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की तस्करी एवं यौन शोषण के रोकथाम हेतु कौन सा अधिनियम लागू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पॉक्सो अधिनियम 2012, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 1988, यौन अपराध सुरक्षा अधिनियम 2005। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम जो लागू किया गया था वो 1961 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ठीक है, तो पॉक्सो अधिनियम जो है तो मुख्य रूप से बाल यौन शोषण की रोकथाम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा पॉक्सो अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो ये संशोधन किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि क्या है? और मान लीजिए कि कोई महिला सरकारी नौकरी पर है, जॉब पर है, ठीक है, या कि प्राइवेट में भी है, तो मातृत्व अवकाश की अवधि क्या होती है? तो यहाँ पे 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 26 सप्ताह या 30 सप्ताह। ठीक है, तो दोस्तों जो मातृत्व अवकाश होता है वो 26 सप्ताह का होता है, 26 सप्ताह। अब यहाँ सप्ताह में पूछा गया है इसलिए 26 सप्ताह होगा। अगर मान लीजिए महीने में पूछता तो कितने महीने होते? 6 महीने। क्यों? क्योंकि एक साल में 52 महीने होते हैं, सॉरी, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, और 52 हफ्तों में जो 26 हफ्ता या 26 सप्ताह होता है, तो ये आपको यहाँ पे मातृत्व अवकाश की अवधि देता है। 6 महीने की अवकाश की अवधि रहती है मातृत्व अवकाश में। ठीक है, तो सप्ताह में अगर पूछेगा तो 26 होगा, महीने में पूछेगा तो 6 महीने होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 39D। अब यहाँ पे 39D लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है डी, अगर हिंदी में लिखा होता तो 39 घ लिखा होता। ठीक है, अगर 39 घ लिखा है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल करने के लिए नीतियां बना सकता है, भले ही यह समानता के अधिकार के खिलाफ जाए? ठीक है, तो ये संविधान किस अनुच्छेद में कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 15 के 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 15(3) में यह कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ अश्लील शब्दों या इशारों को अपराध मानती है? ठीक है, तो इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ अश्लील शब्दों या इशारों को अपराध मानती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 509। ठीक है, धारा 509 इसको अपराध मानती है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में विवाह की सहमति में महिला की स्वायत्तता को महत्वपूर्ण करार दिया है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में विवाह की सहमति में महिला की स्वायत्तता मतलब महिला की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण करार दिया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, हदिया केस, सफीन जहां बनाम अशोकन KM 2018। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994 का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 वर्ष तक की सज़ा। देखिए दोस्तों, ये गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी, जिसको शॉर्ट में PCPNDT कहते हैं, इसका मतलब जो लैंगिक जांच नहीं करवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, कि जो लिंग की जांच करवाते हैं, और अगर इस तरह से कोई केस पाया जाता है तो इसका उल्लंघन करने पर कितनी सज़ा होगी? तो 5 वर्ष की सज़ा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत जारी किए थे? अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है विशाखा दिशा निर्देश। विशाखा दिशा निर्देश किसके लिए होता है? महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा दिशा निर्देश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत जारी किए थे? ये जारी किए थे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अनुसार जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, 108वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिम महिलाओं अधिनियम 2019 मतलब विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तत्काल 3 तलाक ट्रिपल तलाक देने पर अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान है। जो अभी हाल ही में तलाक ए बिद्दत, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, तलाक ए सुन्नत, तलाक ए बिद्दत, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया है, तो इसको अगर मान लीजिए कोई देता है तो उसके लिए उसको सज़ा का भी प्रावधान है। तो कितने महीने का या कितने वर्ष के सज़ा का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष की सज़ा। अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो 3 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। अब ये भी ध्यान रखना है कौन सी तलाक, ट्रिपल तलाक में तलाक ए बिद्दत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए भारत द्वारा जो अनुमोदित किया गया था वो था CEDAW, ठीक है। अब दोस्तों CEDAW का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको हर एक टॉपिक का वीडियो, हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन है तो मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिस रेशियो में वीडियो के व्यूज़ जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है यार, उसमें क्या पैसा लगना, एक बार सिर्फ क्लिक कर देना है। और सब्सक्राइब करने से सिर्फ आप ही बस का नहीं, मतलब मेरा बस नहीं, आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो नए टॉपिक पर डालेंगे तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बलात्कार के मामले में न्यूनतम सज़ा क्या है, ठीक है। जो पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बलात्कार के मामले न्यूनतम सज़ा क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष की सज़ा है कम से कम। और जो पॉक्सो अधिनियम किसके लिए बनाया गया था, बाल यौन शोषण के तहत बनाया था, बाल यौन बलात्कार के उसमें अधीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य FIR मतलब 0 FIR की अवधारणा किस केस में स्थापित की गई थी। निर्भया कांड, तुलसीराम प्रजापति केस, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश या विशाखा बनाम राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 0 FIR की अवधारणा, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 किस ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, ठीक है। ये है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है। तो यौन उत्पीड़न की परिभाषा जो है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354A में दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, ठीक है। जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 4, कम से कम 6 या कम से कम 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत कितने दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए बाध्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 90 दिन, ठीक है। 90 दिन के अंदर
सुनवाई पूरी करने के लिए बाध्य होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम महिला को बहला फुसला के और उसके साथ यदि कोई दुष्कर्म करता है तो ये उसकी सहमति को नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है? तो ये स्पष्ट किया है निर्भया केस 2012। ठीक है। निर्भया केस 2012 में इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि अगर पीड़िता है उसके साथ मान लीजिए कि यौन शोषण हुआ है तो भले ही वो कहे कि मेरी सहमति है, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति मान्य नहीं होगी। ठीक है। और ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है? निर्भया केस में स्पष्ट किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने को बलात्कार के समान मानती है? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने को बलात्कार के समान मानती है, कौन सी धारा? तो यहाँ पे धारा है 376(2)(n), धारा 415, धारा 493 और धारा 375 और धारा 417। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है धारा 493 और धारा 375। दोस्तों इन दोनों के अनुसार इन दोनों में ही इस बात को जिक्र किया गया है कि झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने को बलात्कार के समान माना जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ सिर्फ झूठे वादे की बात करी गई है ना। अब झूठे वादे में कुछ भी हो सकता है, या कि झूठा वादा इसलिए भी किया गया हो कि हम तुमसे शादी करेंगे, ये भी एक झूठा वादा है, लेकिन पहले से ही उसका विचार ना रहा हो झूठा शादी करने का, तो ये एक झूठा वादा हो सकता है। दूसरा झूठा वादा ये हो सकता है कि कानूनी तौर पर उसे अपनी बीवी मानने के लिए, बताने के लिए, और वास्तव में वो ऐसा ना हो और ऐसा भी करके अगर उसने यौन संबंध बनाया है तो इसको जो है तो आईपीसी की धारा में इसको बलात्कार के समान माना गया है। ठीक है। तो इसके लिए धारा 493 और धारा 375 दोनों हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार बाहरी सदस्य कौन होता है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार बाहरी सदस्य कौन होता है? तो ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि, एनजीओ या किसी अन्य विधिक विशेषज्ञ का सदस्य, संगठन के वरिष्ठ प्रबंधक या मानवाधिकार आयोग का सदस्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, एनजीओ या किसी अन्य विधिक विशेषज्ञ का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार गंभीर यौन उत्पीड़न में न्यूनतम सजा कितनी होती है? ठीक है। तो जो पॉक्सो अधिनियम 2012 है इसमें गंभीर यौन उत्पीड़न में जो कम से कम सजा है वो है 5 वर्ष। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉस अधिनियम 2013 के अनुसार शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आंतरिक समिति द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है? ठीक है। अब यहाँ पॉस अधिनियम 2013 जो है तो शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आंतरिक समिति द्वारा कार्यवाही की जाती है। ऑप्शन है आरोपी को तत्काल निलंबित करना, महिला कर्मचारी को स्थानांतरित करना, त्वरित मुआवजा दिलाना या आपसी सुलह कराने का प्रयास करना। तो जो पॉस अधिनियम बना है 2013 में तो इसका जो काम होता है ये है ऑप्शन नंबर डी, आपसी सुलह कराने का प्रयास करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सिंड्रोम किससे संबंधित है? जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप, पीड़िता का अपहरणकर्ता से सहानुभूति रखना, साइबर यौन शोषण या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति पर हमला। ठीक है। तो दोस्तों स्टॉकहोम सिंड्रोम का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीड़िता का अपहरणकर्ता से सहानुभूति रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न के मामलों में
पीड़िता की पहचान उजागर करना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो देखिए, यौन उत्पीड़न में मामलों में जो पीड़िता की पहचान हो जाती है अगर, तो उसको उजागर करना भी एक अपराध है। ठीक है, तो ये किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो ये है धारा IPC 228A के तहत। इंडियन पेनल कोड आर्टिकल 228A के अनुसार ये एक दंडनीय अपराध है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला निपटाने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, बाल न्यायालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विशेष पॉक्सो न्यायालय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विशेष पॉक्सो न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने पर केंद्रित है? अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए केंद्रित कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ILO कन्वेंशन 190। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में अनिवार्य रिपोर्टिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर आपको ऑप्शन सही समझ में आ जाएगा। अभी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो उसे पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य रिपोर्टिंग का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, IPC की कौन सी धारा यौन उत्पीड़न की परिभाषा देती है? IPC की कौन सी धारा यौन उत्पीड़न की परिभाषा देती है? ऑप्शन नंबर ए, IPC धारा 354A। 354A जो है तो इसकी परिभाषा देती है किसकी? यौन उत्पीड़न की। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक रूप से अश्लील इशारे करता है या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IPC धारा 509। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न पॉस एक्ट 2013 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो अधिकतम कितने वर्षों की सज़ा हो सकती है? ठीक है, अब देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो अधिकतम कितने वर्षों की सज़ा हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है तो IPC की कौन सी धारा लागू होती है? तो इसका जो धारा लागू होती है वो है ऑप्शन नंबर बी, धारा 376(2)C। ठीक है, इसके धारा के कुछ मुख्य अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं। 376 तो मेन हो गया, इसके अंतर्गत फिर और भी पार्ट बनाए गए हैं ना, 376 का दो के अंदर फिर CABC ऐसे बनाए होंगे, तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को बार बार उसका पीछा करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को बार बार उसका पीछा करता है और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकिंग। ठीक है, स्टॉकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 16 से 18 वर्ष की लड़की से उसकी सहमति से यौन संबंध बनाता है तो क्या IPC के तहत यह अपराध होगा? तो अब आप खुद भी सोच के बता सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 16 से 18 वर्ष की लड़की से उसकी सहमति से यौन संबंध बनाता है, भले ही उसका मतलब वो लड़की सहमत हो, ठीक है, और फिर भी उसके सहमति के बाद भी अगर वो यौन संबंध बनाता है तो क्या यह IPC के तहत अपराध होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इसके पहले आपने किया है कि अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और भले ही उसकी सहमति हो यौन संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसे मान्य नहीं किया जाएगा,
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हाँ, पॉक्सो अधिनियम के तहत वह अपराध होगा। भले ही लड़की की उसकी सहमति है यौन संबंध में, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो अपराध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या मिल रहा है आपको कि घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 में। तो घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक शोषण को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। जरूरी नहीं है कि केवल शारीरिक हिंसा हो, सिर्फ मारपीट ही घरेलू हिंसा है या सिर्फ ताने देना ही मानसिक हिंसा है, ऐसा नहीं है। शारीरिक हो या मानसिक हो, यौन हो, आर्थिक हो या भावनात्मक शोषण हो, ये सभी को घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू संबंध किसे कहा गया है। तो केवल पति पत्नी का संबंध होता है क्या, केवल माता पिता और बच्चों का संबंध, या वे सभी लोग जो पारिवारिक रूप से जुड़े हों और साथ रहते हों, या केवल भाई बहन का संबंध। तो दोस्तों घरेलू संबंध जिसे कहा गया है उसकी परिभाषा है कि वे सभी लोग जो पारिवारिक रूप से जुड़े हों और साथ रहते हों, ठीक है, उसे घरेलू संबंध कहा गया है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए पीड़िता को अधिकतम कितने दिनों की भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए पीड़िता के पास जो समय सीमा है तो कोई भी समय सीमा नहीं है। अगर उसके साथ हिंसा हुआ है तो किसी भी समय जा कर के, कितने भी दिन बाद जा कर के और शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है, दिन निर्धारित इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि उसको प्रतिबंधित किया गया रहा हो, उसके साथ हिंसा होने के बाद उसे घर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया रहा हो, उसको टाइम ना मिलता रहा हो, तो इसलिए उसके लिए कोई समय सीमा उपलब्ध नहीं है, वो किसी भी समय जा सकती है शिकायत दर्ज कराने। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़िता को कौन सी सहायता मिल सकती है। ठीक है, अगर वो कोई पीड़िता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो उसको कौन सी सहायता मिल सकती है, पुलिस सुरक्षा, आर्थिक मुआवजा, अस्थायी निवास या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो उसे सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन है केवल अदालत से, केवल महिला आयोग से, पुलिस संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट से, या केवल राष्ट्रीय महिला आयोग से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पुलिस संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट से उसको सबसे पहले संपर्क करना चाहिए अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किसे पीड़ित माना जा सकता है। तो पीड़ित किसे माना जा सकता है, तो केवल पत्नी को माना जा सकता है, या केवल अविवाहित बेटी को, या कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में हो, या केवल विवाहित महिला को। तो पीड़ित किसे माना गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत, तो पीड़ित है कि ऐसी कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन कौन दायर कर सकता है। मान लीजिए किसी के साथ घरेलू हिंसा हुआ है तो इसमें धारा 12 के अनुसार कौन आवेदन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीड़िता या कि संरक्षण अधिकारी या किसी स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से भी आवेदन दायर किया जा सकता है। ये धारा 12 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कितने दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करने के लिए बाध्य है। ठीक है,
जो मजिस्ट्रेट होता है ना, तो कितने दिन के भीतर कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए बाध्य है, उसके उतने दिन के अंदर उसको करना ही पड़ेगा। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या कोई समय सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 दिन। 60 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को कार्यवाही पूर्ण करने के लिए बाध्यता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत रक्षा आदेश प्रोटेक्शन ऑर्डर कब दिया जाता है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत रक्षा आदेश कब दिया जाता है? तो ऑप्शन है कि जब मजिस्ट्रेट को लगे कि पीड़िता को और अधिक हिंसा का खतरा है, या दूसरा है जब आरोपी दोषी साबित हो जाए, तीसरा है केवल जब पीड़िता अस्पताल में भर्ती हो, या जब पुलिस अपनी रिपोर्ट दे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जब मजिस्ट्रेट को लगे कि पीड़िता को और अधिक हिंसा का खतरा है, तब उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर या रक्षा आदेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आरोपी को कौन सी सज़ा हो सकती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने तक की सज़ा या जुर्माना, दोनों में से कोई एक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की संवैधानिक अनुच्छेद के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 14 और 15। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सी अदालत इस अधिनियम के अंतर्गत मामले की सुनवाई कर सकती है? ठीक है। तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत कौन सी अदालत इस अधिनियम के अंतर्गत मामले की सुनवाई करती है? सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें और साथ में इवैल्यूएशन अपनी ज़रूर करते चलें कि आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल तो देख ही रहे हैं, कितने डीप लेवल में जा कर के हमने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। और आप अपने आप को देखिए कि आप किस लेवल की तैयारी किए हैं और आपका कितना सही हो रहा है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो वो उसके लिए आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि महिला किसी किराए के घर में रहती है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, कि यदि महिला किसी किराए के घर में रहती है और पति उसे ज़बरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करता है, तो क्या वह घर में रहने का अधिकार मांग सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वह घर में रहने का अधिकार मांग सकती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि घरेलू हिंसा के मामले में पति दोषी साबित होता है तो क्या महिला को मुआवजा मिल सकता है? तो इसका भी आंसर है हाँ, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसको मुआवजा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा का कौन सा रूप शामिल नहीं है? ठीक है, घरेलू हिंसा का कौन सा रूप शामिल नहीं है धारा 3 के अनुसार? शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार या आर्थिक शोषण। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक बहिष्कार इसमें शामिल नहीं है घरेलू हिंसा में, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू संबंध को किस भारतीय कानून के तहत व्याख्यायित किया गया है? ठीक है, तो इसको व्याख्यायित किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। ठीक है। अगला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्रावधान अस्थायी संरक्षण आदेश से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, धारा 23। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी को घर से निष्कासित करने का आदेश देती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धारा 19। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत
मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करने के लिए कितने दिनों का समय दिया गया है। ठीक है, तो 3 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो है 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सा अधिकारी जांच में सहायता करता है। जिला कलेक्टर, संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या महिला आयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू होने की तिथि क्या थी। ठीक है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अभी आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, ये कब लागू हुई थी। ठीक है, तो ये लागू हुई थी दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, 2005 में पारित हुई है और जो लागू हुई है तो 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो ये की है धारा 2 में। ठीक है, धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत दहेज लेने या देने पर न्यूनतम सज़ा कितनी होती है। तो इसकी जो न्यूनतम सज़ा है वो है 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दहेज के लेन देन से संबंधित अपराध की सुनवाई किस श्रेणी की अदालत में की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है, डॉरी डेथ। ठीक है, आईपीसी की कौन सी धारा डॉरी डेथ से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, धारा 304 बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 304 बी के तहत विवाह के कितने वर्षों के भीतर दहेज मृत्यु की घटना होने पर यह धारा लागू होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 वर्ष। ठीक है, अगर 7 वर्ष के भीतर ये होता है तो यह धारा लागू हो जाएगी। अगर 7 वर्ष के बाद होता है तो ये जो डॉरी डेथ सिस्टम है ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा 304 बी में सज़ा का प्रावधान क्या है। तो धारा 304 बी में जो सज़ा का प्रावधान है वो है न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। ठीक है, ये डॉरी डेथ से रिलेटेड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 498 ए किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से है हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न या बलात्कार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत लड़की के माता पिता द्वारा दिया गया स्वैच्छिक उपहार दहेज की श्रेणी में कब आएगा। ठीक है, अब कोई भी पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट के रूप में अपने इच्छा अनुसार देता है, लेकिन वही स्वैच्छिक उपहार दहेज की श्रेणी में कब आ जाएगा। तो ये कब आएगा, जब इसकी मांग की गई हो। अगर वो अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़के पक्ष के द्वारा इसकी मांग की गई हो और इसके बाद फिर लड़की पक्ष वाले यदि उपहार देते हैं तो यह दहेज की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा दहेज से संबंधित समझौतों को शून्य घोषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कौन सा संशोधन दहेज निषेध को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1984 और 1986 संशोधन। अगला क्वेश्चन है, दहेज उत्पीड़न से बचाव के लिए महिला को कौन सा कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो दहेज उत्पीड़न से बचाव के लिए महिला को कौन सा कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो ये है कानूनी अधिकार उपरोक्त सभी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125। इनमें से सभी
उसके लिए अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 किससे संबंधित है? दहेज लेने की सज़ा, दहेज की मांग करने की सज़ा, दहेज महिला को लौटाने की अनिवार्यता या दहेज मृत्यु की परिभाषा। तो दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 जो है वो संबंधित है दहेज महिला को लौटाने की अनिवार्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु पहला कानून कब पारित किया गया था? तो इसको समाप्त करने के लिए पहला कानून जो पारित किया गया था वो किया गया था 1961 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8A में यौन का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8A में कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसमें कौन सा प्रावधान किया गया है? अभियुक्त को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना होगा। ये धारा 8A में प्रावधान किया गया है। ठीक है कि जो अभियुक्त है जिस पर ये लगाया गया है आरोप, तो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना होगा उसको, वो धारा 8A के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दहेज मृत्यु मामलों में कौन सा साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? मान लीजिए डोरी डेथ हो गया है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा जो प्रूफ है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है? तो वह होता है पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान। जो पीड़िता है तो खत्म होने से पहले जो उसने बयान दिया है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर आगे कार्यवाही होती है। अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8B किससे संबंधित है? ठीक है। तो जो 8A है तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए है जिस पर आरोप लगाया गया है, और जो 8B है तो ये है विशेष दहेज अधिकारी की नियुक्ति। विशेष दहेज अधिकारी की नियुक्ति के लिए धारा 8B संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी महिला को उसके ससुराल में दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न दिया जाता है तो वह किस कानून के तहत शिकायत कर सकती है? ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, IPC की धारा 498A, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है मानसिक उत्पीड़न को लेकर के, तो इसके लिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि पति या ससुराल पक्ष से दहेज उत्पीड़न के आरोप को झूठा साबित कर देते हैं तो पीड़िता के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है? तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो पीड़िता ने जो झूठा साबित करने के लिए जो आरोप लगाया है कि इन्होंने हमको प्रताड़ित किया है, ये झूठा आरोप लगाती है और यदि पीड़िता जो जिस पर आरोप लगा है अगर वो ये झूठा साबित कर देता है, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो इसके लिए वो जो पीड़िता है उसके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। ऐसा नहीं है कि झूठे मूठे में कोई कुछ भी आरोप लगा दे किसी पर, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी कि झूठी शिकायत दर्ज करने पर दंड दिया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। आपको भी पता होगा कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन इसे किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो दोस्तों ये हटाया गया है 44वां संशोधन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के रूप में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 300A के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से संपत्ति का अधिकार किन दो अनुच्छेदों में दिया गया था? तो संविधान के मूल रूप में संपत्ति का अधिकार जो दिया गया था वो था अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार हटाए जाने से पहले यदि सरकार किसी की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है या करती थी तो यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता? तो ये उल्लंघन होता अनुच्छेद 31 का।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब किस श्रेणी में आता है? तो भारत में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? वो आता है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा करके अब उसको संवैधानिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग है? भाग 8। ठीक है, संविधान में आपको एक कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट में आप हमको आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान में को टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का जो अधिकार कब मूल अधिकार से हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब हटाया गया है? सन 1978 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किए गए 2005 संशोधन के अनुसार बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार कब से मिला? तो कब से मिला? 9 सितंबर 2005 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हनाफी और शफीई नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था भूमि सुधार को प्रभावी बनाना। ठीक है, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ये जो अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 301 के तहत सरकार कब किसी की संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है विधि द्वारा अधिकृत तरीके से। ऐसा नहीं है कि बिना कारण बताए अधिकृत कर ले या न्यायोचित मुआवजा दिए बिना ही अधिकृत कर ले, ऐसा नहीं है। जो नियम होगा उस नियम के आधार पर ही अधिग्रहण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया? तो इसका जो सिद्धांत दिया गया उपरोक्त सभी। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, सही बात है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये सही है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण से संबंधित कौन सा कानून लागू है? जो सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पंचायत भवन हो गया, ये सब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, तो इनके संरक्षण से संबंधित कोई ना कोई कानून बनाया गया है, तो वो कौन सा कानून है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 और एक में लिखा 1987। तो आपको 1984 में ही टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमिधारी अधिकार को किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य सरकारें द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बेनामी संपत्ति से संबंधित मामलों की जांच के लिए कौन सा निकाय अधिकृत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयकर विभाग। आयकर विभाग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बेनामी संपत्ति से संबंधित मामलों की जांच के लिए अधिकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग में था? भाई किसी न किसी भाग में रहा होगा संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से पहले, तो वो कौन से भाग में था? तो वो भाग 3 में था। ठीक है, और पहले भाग 3 में था और अब किस भाग में है ये चीज़ आप कमेंट करिएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में निर्णय लिया गया था?
जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, तो वो हटाने के लिए जो मुख्य रूप से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में निर्णय लिया गया था, तो वो लिया गया था मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस का संपत्ति के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31 जिसे हटाया गया किस विषय से संबंधित था, ठीक है, अनुच्छेद 31 किस विषय से संबंधित था जिसे हटाया गया, तो वो किससे संबंधित था, संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है, संपत्ति का अधिग्रहण था, अनुच्छेद 31 उसे हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकार का कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकार का जो सिद्धांत लागू होता है वो है निर्धारित शेयर सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता लाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था, तो भारत में बाल विवाह अधिनियम पहली बार लागू किया गया था 1930 में। पारित कब हुआ था, 1929 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि कोई विवाह बाल विवाह माना जाता है तो उसे कौन रद्द करा सकता है, केवल माता पिता या केवल बाल विवाह पीड़ित पक्ष, माता पिता या पीड़ित पक्ष या कोई भी नागरिक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माता पिता या पीड़ित पक्ष। अगला क्वेश्चन जो है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार किसी बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को कितनी अधिकतम सज़ा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जो बाल विवाह के लिए किसी को मोटिवेट करता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन कितनी सज़ा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 2 वर्ष की कैद, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि कोई वयस्क पुरुष किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है तो उसे क्या सज़ा हो सकती है, तो क्या सज़ा हो सकती है, कोई वयस्क पुरुष यदि किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसको सज़ा होगी 2 वर्ष की कैद और जुर्माना, ठीक है। अगला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु से कम उम्र में किया गया विवाह किस श्रेणी में आता है, ये अमान्य या मतलब वाइड, नल मतलब शून्य, वाइडेबल यानी विलेख, या गैर कानूनी मतलब इलीगल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है विलेख, वाइडेबल। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए पहली बार किस अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है, तो किस अधिनियम को लागू किया गया था, शारदा अधिनियम 1929, ठीक है। बाल विवाह कानून को शारदा कानून भी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 किससे संबंधित है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा जो संबंधित है वो है विशेष विवाह अधिकारी की नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण और शहरी आबादी को कवर किया गया है, तो ऑप्शन है 50% ग्रामीण और 25% शहरी, 75% ग्रामीण और 50% शहरी, 60% ग्रामीण और 40% शहरी,
या 80% ग्रामीण और 60% शहरी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 75% ग्रामीण और 50% शहरी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत न्यूनतम अनिवार्य खाद्य अनुदान क्या है, कितना मिलता है? ठीक है, तो राइट आंसर है 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसी सरकारी निकाय को खाद्य सुरक्षा की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है भारतीय खाद्य निगम FCI को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NFSA 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए प्रति किलो की दर से अनाज मिलता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत माताओं को कितने महीने तक मुफ्त भोजन देने का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, NFSA 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग की भूमिका क्या है? तो इसकी मुख्य भूमिका क्या है? उपरोक्त सभी की खाद्य आपूर्ति की निगरानी, नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई और खाद्य वितरण नीति को लागू करना। ठीक है, ये सब इसकी भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 8 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा लाभों के हस्तांतरण की प्रक्रिया से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इतने गहराई से हमने बनाए हैं कि किसी भी टॉपिक को हमने मिस नहीं किया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हुआ है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, मूल्यांकन जरूर करते चलिए कि आपका टोटल कितने नंबर सही हुआ है और हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, NFSA 2013 में भारत सरकार की कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, NFSA 2013 में भारत सरकार की कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को प्रोत्साहित करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है आधार लिंक्ड DBT योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना। ये उसकी विशेषता नहीं है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत कौन सा परिवार प्राथमिकता परिवार माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे BPL हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार अधिनियम के तहत अधिकतम कितने प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लाभार्थी खाद्यान्न का अधिकार प्राप्त करने के योग्य नहीं है? तो ऑप्शन है प्राथमिकता परिवार, अंत्योदय परिवार, सामान्य परिवार या सभी उपरोक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य परिवार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का वितरण किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? ठीक है, तो किस प्रणाली से किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सबसे पहले किस राज्य में अधिनियम को लागू किया गया था? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो दोस्तों सबसे पहले जो लागू किया गया था वो है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के भंडारण की सीमा क्या है? अब खाद्यान्न के भंडार की सीमा यहाँ पे दिन की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीना से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत AC फूड सिक्योरिटी कार्ड के लाभार्थी कौन है?
तो इसका राइट आंसर है गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए राज्य सरकार को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों ऑप्शन बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब सभी ऑप्शन को पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको अगर ऑप्शन पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करिए, फिर ऑप्शन पढ़िए और फिर आंसर टिक करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान में अधिकारों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के संविधान के मूल अधिकार कहा जाता है? किसे भारत के संविधान में मूल अधिकार कहा जाता है? ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार, राज्य के अधिकार, लोकतंत्र के अधिकार या किसी भी प्रकार के अन्याय से सुरक्षा पाने का अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के अधिकार, ठीक है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? ये सुनिश्चित किया जाता है न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 29 और 30 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अधिनियम की सूची के अंतर्गत कौन सा वर्ग नहीं आता है? तो कौन सा वर्ग नहीं आता है? व्यापार की सूची। बाकी संघ की सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, लेकिन संविधान की में अधिनियम की सूची में व्यापार की सूची नहीं शामिल है, ठीक है। अगला है ये, भारत में संविधान को बदलने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति, संसद, राज्य सरकार या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद। लेकिन संसद भी इसमें क्या करेगी कि उसके कोई ना कोई नया कानून बनाएगी, संविधान के ढांचे को नहीं बदल सकती है, ठीक है। अगला है, गृह मंत्रालय भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों से संबंधित है? तो जो गृह मंत्रालय है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागरिक अधिकार, मानवीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार या संरक्षण अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक अधिकार, ठीक है। ये क्वेश्चन है अगला, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत किसे भ्रष्टाचार से बचाने का अधिकार प्राप्त है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत किसे भ्रष्टाचार से बचाने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीश, सभी नागरिक या केवल चुनाव आयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारियों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये टोटल 178 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपके सिलेबस से संबंधित ये पूरे टॉपिक कवर हो गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर टॉपिक का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देकर हमारी वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।